नमस्कार। दिल्ली यूनिवर्सिटी डिबेटिंग एसोसिएशन के इस पेज पर इस ज़रूरी और सार्थक संवाद के लिए सबसे पहले तो रामानंद शर्मा का बहुत बहुत आभार। जब से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन होने के बाद जिस वक्त यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, उस वक्त से मैं इस बात का विरोध कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिन बच्चों के पास साधन है, जिन बच्चों के पास बढ़िया लैपटॉप है, बढ़िया स्मार्टफ़ोन है, आईपैड है, ये सारे बच्चे तो बाजी मार ले जाएंगे इस परीक्षा में। लेकिन जिनके पास साधन नहीं है, जिनके पास फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिनके पास हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, वो कहाँ जाएंगे। और ये चिंता मेरी थी, जिसको मैंने लगातार फेसबुक पे, अपने वॉल पे या बाकी जगहों पे संवाद में लाइव किया। मैंने लोगों से कहा, ट्विटर पे कहा, फेसबुक पे पोस्ट लिखी, और इस सब के बावजूद इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। मतलब आप पोस्ट लिख रहे हैं, लोग नीचे आके सहमति जता रहे हैं कि बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हम आपसे सहमत हैं, लेकिन बस कहानी ख़त्म। उसके बाद कुछ हो नहीं पा रहा था। ट्विटर पे मैंने टैग किया, जितने बड़े जिम्मेदार लोग थे उन सबको टैग किया कि वहाँ से कुछ बात बन पाए, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, उस वक्त तक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके थे, ड्यू अगेंस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ड्यू अगेंस्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम, ये सब लगातार ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा था। बहुत सारे छात्र संगठन इसके लिए आवाज़ भी उठा रहे थे। लेकिन मैं इससे थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि छात्र हित का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। नहीं, क्यों खून बहेगा? जब देश में न्यायालय है, जब देश में कोर्ट है, जब देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम है, तो फिर छात्र हित की लड़ाई सड़कों पर क्यों लड़ी जाएगी? तो ये सब सोच के जब अंततः कोई रास्ता नहीं निकला बाकी सारे प्रयासों से, तो फिर मैंने ये निर्णय लिया कि नहीं, अब अदालत में जाना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक केस फाइल किया, और दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करने के साथ ही सबसे पहला काम जो हुआ वो ये हुआ कि यूजीसी और एमएचआरडी, ये दोनों जो मूक दर्शक बने हुए थे, इनकी चुप्पी टूटी। कोर्ट ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? तो यूजीसी ने कहा कि नहीं, 6 तारीख की गाइडलाइन है यूजीसी की हमारे केस के बाद, और उसमें यूजीसी ने कहा कि नहीं, एग्ज़ाम तो कंपलसरी है। तो उससे पहले तक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी यूजीसी द्वारा, वो ख़त्म हुई। फिर एमएचआरडी ने कहा कि हाँ, परीक्षाएं होनी चाहिए। उसके बाद फिर कोर्ट ने लगातार सुनवाई करनी शुरू की मामले की। हर 2 दिन पे सुनवाई की तारीख होती थी, और इस तरीके से सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि नहीं, हमारी मांग बिल्कुल सही है, ओबीई में परेशानियां हैं, ओबीई में बहुत दिक्कतें हैं। कोर्ट इस मैटर की सुनवाई कर रहा था। हमारे एग्जामिनेशन डीन प्रोफेसर विनय गुप्ता जी को कोर्ट में बुलाया गया। सीएससी एकेडमी के जो सीईओ हैं त्यागी जी, उन्हें बुलाया गया। इन सबको बुला के कोर्ट पूछताछ कर रही थी, जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या अरेंजमेंट है, क्या परेशानियां हो रही हैं बच्चों को। इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। कुछ बच्चे यूजीसी की वो गाइडलाइन जिसमें परीक्षाओं को कंपलसरी किया गया था, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। और चूंकि वो जब सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो यहाँ हाई कोर्ट में हमारी जो सुनवाई चल रही थी, वो सुनवाई अब इस पर नहीं हो सकती थी कि यूजीसी की गाइडलाइन सही है या गलत है, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो ऐसे में कोर्ट की सुनवाई का जो स्कोप है वो बहुत नैरो हो गया, बहुत लिमिटेड हो गया। हालांकि इसके बावजूद कोर्ट ने हम सभी बच्चों के हितों का पूरा ध्यान रखा। 7 तारीख को हमारे केस में जजमेंट आया, और चूँकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था, हमने मांग की थी कि ओबीई को स्क्रैप किया जाए। पिछले सेमेस्टर के मार्क्स और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, इसी दोनों के आधार पर हम सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए या फाइनल डिग्री दे दी जाए। हालांकि हमारी मांग बिल्कुल सही थी। कोर्ट भी इस बात से सहमत थी कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इसके बावजूद चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, यूजीसी जिस गाइडलाइन में ये कह रही है कि परीक्षाएं कंपलसरी हैं, वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार कर रहा है, इसलिए हाई कोर्ट के ये अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया कि वो भी उस पर विचार करे। और माननीय न्यायालय ने परीक्षा रद्द करने की हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। लेकिन माननीय न्यायालय ने वो सारे संभव कदम उठाए जिसके द्वारा ये सुनिश्चित किया जा सके कि परीक्षाओं में किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। पहले परीक्षाओं में 3 घंटे का समय दिया गया था, 2 घंटे आंसर लिखने के लिए, 1 घंटे आंसर अपलोड करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए, आंसर अपलोड करने के लिए। हमारे निर्णय के बाद अब वो समय बढ़कर 4 घंटे हो गया है टोटल, यानी 3 घंटे अब उत्तर लिखने के लिए मिलेंगे और 1 घंटे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने और अपलोड करने के लिए मिलेंगे। दूसरी जो परेशानी थी
कि ड्यू लगातार कह रहा था, कभी कह रहा था कि आप पेज बाय पेज स्कैन करके भेजिए पीडीएफ बना के, कभी कह रहा था क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप पीडीएफ बना के भेजिए। तो इसको लेके भी माननीय न्यायालय ने एक निर्देश जारी किया है और कहा है कि नहीं, विद्यार्थियों के ऊपर छोड़िए, विद्यार्थी चाहें तो पेज बाय पेज स्कैन करके भेजें, विद्यार्थी चाहें तो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन स्कैन करके अलग अलग फाइल बना के भेजें, और अगर विद्यार्थी चाहें तो इंटायर आंसर शीट को सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी वो भेज सकते हैं। इसके अलावा चूंकि ड्यू का पोर्टल काम नहीं कर रहा था, ये भी समस्या हमने कोर्ट में उठाई थी कि ड्यू का पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा, सर्वर का इशू है। तो इस पर भी माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिया है ड्यू को कि सिर्फ पोर्टल पे एग्ज़ाम नहीं होगा, पोर्टल के अलावा सभी बच्चों को, एक एक बच्चे को क्वेश्चन पेपर मेल किया जाएगा, और अगर बच्चा चाहे तो मेल पर भी वो आंसर लिखकर रिप्लाई कर सकता है, मेल पे भी आंसर शीट अपलोड कर सकता है, उसे पोर्टल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है माननीय न्यायालय की तरफ से, और ये हमारी परेशानी को दूर करेगा। पहला 1 घंटा समय बढ़ गया, परीक्षाओं में जहाँ 1-1 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होता है, वहाँ 1 घंटे अतिरिक्त समय मिलना हम सबके लिए बहुत अच्छी खबर है, हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जो तीसरी समस्या थी वो रिज़ल्ट की थी कि रिज़ल्ट देर से आने की पूरी संभावना थी। ड्यू की एग्जामिनेशन डीन प्रोफेसर विनय गुप्ता जी कोर्ट में कह चुके थे कि हम 85 दिन से पहले रिज़ल्ट देने में सक्षम नहीं हैं, और माननीय न्यायालय ने निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि परीक्षाओं के साथ साथ ही जैसे जिस दिन परीक्षा हो रही है उसी दिन उस आंसर शीट को रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में रेस्पेक्टिव फैकल्टीज़ को भेज दिया जाए, ताकि जितना जल्दी से जल्दी मूल्यांकन संभव हो सके। एक सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर ओबी के बीच में कोई परेशानी हुई तो हम विद्यार्थी कहाँ जाएंगे। जैसे मेरी तो पिटीशन पे सुनवाई चल रही है कोर्ट में, बहुत सारे बच्चे जिन जिन लोगों को परेशानियाँ थीं, पूरे सुनवाई के दौरान उन लोगों ने भी हमारे एडवोकेट को मेल किया, उन लोगों ने भी हमारी लीगल टीम के लोगों से संपर्क किया, और हमने उन सबकी आवाज़ को माननीय न्यायालय तक पहुंचाया। लेकिन जो लोग हमसे संपर्क नहीं कर पाए या जिन्हें परेशानियां हैं और जो न्यायालय की तारीख का इंतज़ार नहीं करना चाहते, उनके लिए माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और एक ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई है। उस ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी को दिल्ली हाई कोर्ट की एक भूतपूर्व जज हेड करेंगी, उसकी चेयरपर्सन होंगी। उसमें 2 और एक सीनियर एडवोकेट और एक एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट के उसमें शामिल रहेंगे। उसके अलावा जो ड्यू के कौंसिल है मिस्टर रूपल, वो उस पूरी कमेटी के प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर रहेंगे, और इस पूरे कमेटी पे जो भी व्यय होगा, इस पूरी कमेटी का जो मानदेय है, लगभग 4 लाख रुपए का मानदेय है, वो ड्यू देगी। उस कमेटी का पूरा जो सेटअप होगा, उस कमेटी का जो ऑफिस होगा, वो डीन एग्जामिनेशन का ऑफिस होगा, और उस कमेटी को ये दायित्व दिया गया है कि कोई भी समस्या अगर विद्यार्थियों को हो रही है तो उसका समाधान 5 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ी बात है कि हमारा केस अभी जजमेंट आने के बाद भी अलाइव है, ये क्लोज़ नहीं हुआ। जजमेंट आने के बाद भी हमारे मामले की अगली तारीख 22 सितंबर को है। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बड़ी राहत मिली है हम विद्यार्थियों को, ये बहुत बड़ी बात है। माननीय न्यायालय अपनी सीमाओं के अंतर्गत जितना सहयोग कर सकते थे विद्यार्थियों को, माननीय न्यायालय ने किया है। हम इसके लिए जस्टिस प्रतिभा एम सिंह मैम का बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हम सभी विद्यार्थियों की सभी समस्याओं को न सिर्फ सुना, समझा, बल्कि उस पर जो बेस्ट हो सकता था, जो उनके बेस्ट पॉसिबल वे था उसको एड्रेस करने का उन्होंने किया। जिनके सहयोग से छात्र हित के लिए खड़ा होने का मेरा संकल्प साकार हुआ है। हमारी लीगल टीम, वीरा कॉज लीगल के अधिवक्ताओं का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आकाश सर, शुभम सर, कई बार तो ऐसा होता था केस के दौरान कि मुझे रात में 2 बजे वो फ़ोन करते थे कि ये एक नई अपडेट आई है तुम्हारे केस में, इसको हम लोग केस में इन कर रहे हैं। तो इस तरीके से जिन्होंने इस पूरे न्यायिक लड़ाई को अपना सर्वश्रेष्ठ देते हुए लड़ा, और निश्चित रूप से हम उन्हें आर्थिक लाभ देने में अक्षम थे। हम विद्यार्थी हैं, देने के लिए क्या है हमारे पास, सिर्फ शुभकामनाएं हैं, आभार है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से इस पूरी लड़ाई को लड़ा, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ उनका। और मुझे लगता है कि हम सभी विद्यार्थियों को, जो लोग लाभान्वित हुए हैं, क्योंकि हमें 1 घंटा मिला है एक्स्ट्रा, लेकिन उस 1 घंटे की प्राप्ति के लिए कई लोगों के कई घंटों की मेहनत लगी है। वो बताते थे, कई बार मेरे एडवोकेट से जब मेरी बात होती थी, 100 पन्ने के पिटीशन होते थे, 125 पन्ने के पिटीशन होते थे। एक बार तो मजाक में उन्होंने कहा भी कि परीक्षाएं आपकी, पढ़ हम लोग रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने जो काम किया पूरे इस छात्र हित की लड़ाई को एक मुकाम तक ले जाने के लिए,
वो वाकई काबिल तारीफ़ है और मैं उसके लिए तहे दिल से उनका आभार ज्ञापित करता हूँ। ये जो लड़ाई थी ये 2 लोगों में नहीं थी, ये 2 टीम्स में थी। एक तरफ विद्यार्थियों की टीम थी, यानी हमारे लीगल टीम, और दूसरी तरफ सरकार की तमाम संस्थाएं थीं, जैसे डीयू का साथ देने के लिए यूजीसी का साथ देने के लिए एमएचआरडी का साथ देने के लिए एमएचए। मतलब ये सब मिलके ये चाहते थे और चाहते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। मतलब आप सोचिए कि देश के जो सबसे बड़े सरकारी वकील हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब, वो हमारे केस में लगभग रोज़ अपीयर हो रहे थे यूजीसी का पक्ष लेने के लिए, और वो डीयू को सहयोग कर रहे थे। तो इस तरीके से इस पूरी लड़ाई को इन सब के बावजूद अपने लेवल पे बेस्ट दे के लड़ने के लिए मैं अपने अधिवक्ताओं की टीम का आभारी हूँ। इसके अलावा इस पूरे लड़ाई में जो लोग भी हमारे और उनके संपर्क में रहे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया और अपनी बात, उनके साथ जो भी अनजस्टिस हो रहा था, चाहे वो डीयू के पोर्टल पे अपलोड में दिक्कत हो या फिर सीएससी सेंटर का कॉल नहीं पिक करना हो, ऐसे जितनी भी परेशानियाँ थीं, उन सबको उन लोगों तक जिन्होंने पहुंचाया और जो लोग इस पूरी लड़ाई में हम सबके साथ खड़े रहे, चाहे शुभकामनाओं के ज़रिए हो, चाहे व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए हो या एसएमएस के ज़रिए हो, जहाँ से जैसे भी जिन लोगों ने भी सहयोग दिया, हम उनके प्रति भी आभारी हैं। और मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय का ये जो फैसला है ये बहुत हद तक हमारे हितों की रक्षा करेगा। और अब बस ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्ज़ाम्स। आप सबको परीक्षाओं की खूब सारी शुभकामनाएं। पेपर दीजिए, पेपर लिखिए, और अगर इस बीच भी कोई समस्या आती है तो ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी आपके लिए बनी है, आप उससे संपर्क करिए। और अगर वहाँ भी कोई समाधान नहीं होता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति आएगी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें बताइए। अभी केस चल रहा है न्यायालय में और वहाँ हम लोग इस बात को उठा सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बहुत बहुत धन्यवाद।